नमस्कार साथियों, आज फिर लेकर आया हूँ मैं आपके सामने एक ओल्ड पेपर यानी कि 9 अगस्त 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट यानी कि 3 बजे वाली शिफ्ट में, उसका पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यह पूरा पेपर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित है। इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट ही इस क्लास को देखें। यह पेपर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का है। फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में, वह पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, ओल्ड पेपर पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उसका पिछले वर्ष का पेपर, ताकि अपन को पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ताकि अपन उसी तरीके से तैयारी कर कर एग्ज़ाम को दे सकें और एग्ज़ाम में अपन अच्छा अंकों से पास कर सके, एग्ज़ाम को अच्छे अंकों से अपन क्या कर सके, पास कर सके। तो क्लास को अंतिम तक ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको याद भी होंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन से। आपका नंबर 1 जो कि पहला नंबर का क्वेश्चन है, कि इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, है ना। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर वह है, प्रतिरोध का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर डबल डबल इसलिए हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर है ना। हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है। तो यहाँ पर आपको दो बार देखने को मिल रहा है। फिर से मैं बता दूं, यह आंसर की है एक स्टूडेंट की, जो कि उसने दिया था पेपर। तो उनकी जो आंसर कीज आती हैं, जो वह पेपर देते हैं, तो जो उन्होंने पेपर दिया, जो उन्होंने सेलेक्ट किया क्वेश्चंस और जो उस क्वेश्चंस का आंसर था, वो तमाम सारी चीज़ें इस आंसर की में देखने को मिलती हैं। प्रत्येक स्टूडेंट की आंसर की होती हैं, तो हर एक स्टूडेंट की अलग अलग आंसर कीज होती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक स्टूडेंट की जो आंसर की है उसको मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। तो देखिए ध्यानपूर्वक, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पर जो आपके सामने है यह है रियोस्टेट। ठीक है, क्या है यह? रियोस्टेट है। इसका एक और नाम है वायर वाउंड रजिस्टर। क्या कहते हैं इसको? वायर वाउंड रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऑप्शन है ना अपना ए वाला, जो कि ग्रीन कलर में दिया गया है, वही अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर है। बच्चे अगर ढंग से नहीं पढ़ते तो इस तरीके की गलतियां करते हैं। यहाँ पर ये धातु फिल्म प्रतिरोध को सेलेक्ट करके आया था, है ना। चूज ऑप्शन लिखा हुआ है ना, तो वह इस ऑप्शन को करके आया था, यानी कि इसका यह क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर ही क्या हो गया इसका, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा सही आंसर? वायर वाउंड रजिस्टर यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हीटिंग तत्व जो होता है वह होता है जैसे कि हीटर होता है, या प्रेस होता है ना, या गीजर होता है। तो इनमें क्या होता है कि हर चीज को गर्म किया जाता है। किसी भी चीज को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करने के लिए यहाँ पर जो धातु प्रयोग की जाती है वह होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम का धातु का प्रयोग किया जाता है। तो हीटिंग तत्व बनाने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छा जो धातु का चालक है ना, सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सिल्वर है, यानी कि चांदी है। और सबसे ज्यादा विद्युत के रूप में, विद्युत चालक के रूप में जो काम में लेते हैं वह होता है कॉपर। ठीक है, और हाई टेंशन लाइनों में सबसे ज्यादा जो प्रयोग करते हैं वह होता है एल्यूमिनियम, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की मात्रा के लिए इकाई पूछी है ना, तो बिजली की मात्रा के लिए जो इकाई होती है वह कूलाम होती है। कूलाम आवेश का मात्रक भी है, ये ध्यान रखना, है ना। आवेश का मात्रक भी क्या है? कूलाम ही है। ठीक है, मोह जो होता है यह चालकता की होती है। चालकता की इकाई क्या होती है? मोह होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो साथ ही साथ ऑप्शंस को भी आप समझते रहिए, हर एक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझना है। अगला जो क्वेश्चन है, मौजूदा अर्थ संयोजनों में अर्थ प्रतिरोध मूल्य को कम करने का कौन सा तरीका है। तो मौजूदा अर्थ यानी कि जो अर्थिंग करते हैं अपन, तो अर्थिंग के जो संयोजन होते हैं उनमें अर्थ का जो प्रतिरोध है उसको कम करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है।
बात यही है कि अर्थिंग जो करते हैं अपन, अर्थिंग ग्राउंडिंग यानी कि ज़मीन में जो गाड़ कर अपन सरिया या कुछ भी गाड़ते हैं और अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है उसको कम किया जाता है ना। तो प्रतिरोध को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो प्रतिरोध को कम करने के लिए अर्थ पीठ हमेशा गीला स्थिति में रखेंगे, यानी कि जो वह है ना उसमें नमी बरकरार रखेंगे, उसको उसमें पानी डालते रहें या उसमें चारकोल डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, ताकि उसमें क्या रहे, नमी बरकरार रहे। तो गीला स्थिति में रखना चाहिए हमेशा, ताकि वो उसका प्रतिरोध क्या हो, कम हो, है ना। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो फिर अर्थिंग काम का नहीं रहेगा, है ना, जैसा उसको काम करना चाहिए वैसा वह वर्क नहीं करेगा। क्वेश्चन से अगला, फूड मिक्सर में किस ऐसे सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। फूड मिक्सर जो आपके घरों में होता है, ग्राइंडर, है ना, जो कि आप जूस बनाते हैं या किसी भी चीज़ को पीसते हैं, तो वह जो मिक्सर होता है उसी को कहते हैं फूड मिक्सर। तो वह जो मिक्सर है उसके अंदर कौन सी मोटर होती है, तो ध्यान रखना यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती हैं। शेडेड पोल जो मोटर होती है ये खिलौनों के लिए प्रयोग करती हैं, खिलौने या जो छोटी मशीनें होती हैं उनके लिए शेडेड पोल मोटर को शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका बैटरी की ध्रुवीयता का परीक्षण, है ना, यानी कि पोलरिटी ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी की जो पोलरिटी है उसकी जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। चल कुंडली वोल्ट मीटर यानी कि मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर यानी कि एमसी प्रकार का जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने हैमर से रिलेटेड है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल्स, यानी कि औजार का क्या नाम है। देखिए ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके निम्मी के जो पीडीएफ्स हैं, अगर आपने उनके बारे में नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप उस सीरीज को पूरा पढ़िए। जो निम्मी की पीडीएफ है उसके हमने सीरीज वाइज पूरा उस निम्मी की पीडीएफ को हल करवा रखा है, उसके 20 से 22 वीडियोस आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं, तो अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। ठीक है, औजार का क्या नाम है। औजार आपके सामने है, हैमर है, लेकिन ये कौन सा हैमर है ये पूछा गया है। तो ये स्ट्रेट पिन हथौड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। क्लॉक हैमर भी नहीं है और क्रॉस हैमर भी नहीं है। इन तीनों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उन पीडीएफ्स को पढ़िए, नहीं तो आप हमारी थ्योरेटिकल क्लास को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने तमाम सभी हैमर्स के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ पर जो यह है ये टेक्स हैमर है, यानी कि टेक्स हथौड़ा इसको कहेंगे अपन। ठीक है, तो ये टेक्स हथौड़ा है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था यानी कि जो उद्योग धंधे होते हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल की जो लाइटिंग की जाती हैं, जो उनका लाइटिंग सिस्टम होता है यानी कि लाइटिंग व्यवस्था होती है, वह किस प्रकार की उपयोग की जाती है, तो वह प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था प्रयोग की जाती है, यानी कि डायरेक्ट लाइटिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल के लिए डायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आता है जिसका प्रयोग किया जाता है। एक तो पोटेंशियल आता है और एक आता है इसको, जिससे कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ना, तो इसको कहते हैं पीटी ट्रांसफार्मर, और एक होता है सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। अगर हाई करंट नापना हो तो अपन सीटी ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, और हाई वोल्टेज को मापना है तो अपन पीटी ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। ये आप ध्यान रखना दोनों के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चंस अलग से आ जाए तो वो भी साथ ही साथ अपन को याद रखना है। पोटेंशियल को अपन विभव कहते हैं, है ना, तो इसलिए वहाँ पर पोटेंशियल को विभव मीटर अपन कहेंगे, यानी कि विभव ट्रांसफार्मर कहेंगे। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। कुचालक प्रतिरोध देखिए यहाँ पर कहा गया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को अगर आपको मापना है तो किस मीटर का प्रयोग करेंगे अपन, तो मेगर का प्रयोग करेंगे, ये भी ध्यान रखना साथ ही साथ।
इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं और उसकी जो रीडिंग होती है वह 1 मेगा ओम से अधिक मापने के लिए प्रयोग करते हैं। 1 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस को मापना है तो अपन मेगर का प्रयोग करेंगे, और यह 1 मेगा ओम से रेजिस्टेंस किस में होता है, तो इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए होता है ना। तो मेगा ओम भी कहेंगे उसको। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए अपन मेगा ओम की ही सहायता लेते हैं, मेगर की सहायता लेते हैं, और वो मापता किसको है, 1 मेगा ओम को। तो यहाँ पर अपना आंसर भी क्या होगा, 1 मेगा ओम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और साथ ही ध्यान रखना प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत आवेश की क्या इकाई है। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी मैंने कुछ समय पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वहीं पर ही मैंने बताया था, कूलाम होता है। और कूलाम किसकी इकाई है, तो कूलाम आवेश की इकाई है, और आवेश के बारे में ही पूछा है। ठीक है, विद्युत मात्रा की इकाई भी कूलाम ही होती है। विभवांतर है ना, और वोल्टेज, इन दोनों की इकाई जो है वह क्या है, वोल्ट है, ध्यान रखना। एम्पियर धारा की इकाई होती है, और वाट शक्ति की इकाई होती है, ये भी साथ ही साथ आप याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्ट मार्केट एक्स इज यूजी केबल्स, यानी कि यूजी केबल्स में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या है नाम, भाग क्या है, यानी कि इसके भागों के बारे में नाम पूछा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके पूरा यहीं पर ही आपका मैटर क्लियर कर देता हूं, है ना। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आपको केवल एक ही भाग पूछा है जो कि ये वाला, लेकिन आपको मैं पूरे इसके जितने भी भाग हैं वो सारे के सारे बता देता हूँ। कौन कौन से भाग है इसके अंदर देखना। इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, सिम्बास। क्या याद रखना है, सिम्बास। 2-3 बार बोलो सिम्बास, याद हो जाएगा सिम्बास। ठीक है, अब सिम्बास का मतलब क्या है, तो सी आई यानी कि CIM बी सिम्बास, है ना, ये हो गया सिम्बास। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा है इसको आपको समझना है। सिम्बास होता क्या है, तो सी यानी कि होता है कंडक्टर, कंडक्टर जिसके अंदर धारा बहती है, तो ये मेन तार है यहाँ पर, ये है कंडक्टर। उसके बाद में आता है इंसुलेटर, जो कि उसके ऊपर आवरण चढ़ा होता है, जो कि विद्युत को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, तो यहाँ पर ये है इंसुलेटर। उसके बाद में एम यानी कि मेटेलिक सीट आती है, जो कि यांत्रिक जो घात होते हैं ना, पत्थर वत्थर कुछ भी अगर इसके ऊपर गिराए तो इन जो चालक है, कंडक्टर जो है, उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए यहाँ पर ये मेटेलिक सीट होती है। यहाँ इंसुलेशन भी ना छिले, इसलिए यहाँ पर मेटेलिक सीट होती है। उसके बाद में आती है बेंडिंग, ठीक है, इसको कहते हैं बेंडिंग। उसके बाद में आती है आर्मरिंग, यानी कि ये GI जो तार होते हैं ना, इनसे आर्मरिंग की जाती है इसके अंदर, है ना। और उसके बाद में आती है सर्विंग, उन तारों के ऊपर फिर एक और झोल चढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं सर्विंग। और उसके बाद में फिर ये तो अलग ही है, कुछ भी यहाँ पर इसको लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको सिम्बास ही याद रखना है, यानी कि C यानी कि कंडक्टर, I यानी कि इंसुलेटर, उसके बाद में यहाँ पर है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है आपके यहाँ पर मेटेलिक सीट, मेटेलिक सीट के बाद में यहाँ पर बेंडिंग, बेंडिंग के बाद में आर्मरिंग, आर्मरिंग के बाद में सर्विंग। तो यहाँ पर अपन को पूछा है ये वाला, जो कि क्या है, ये मेटेलिक सीट है। क्या है, ये मेटेलिक सीट है। तो अपना क्या आंसर रहेगा यहाँ पर, मेटेलिक सीट अपना कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। देख लेते हैं कौन सा है, तो ये मेटेलिक सीट, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन अलग दिया है, लेड सीट दिया है, तो ये अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, रहेगा सीट, लेकिन यहाँ पर लेड सीट, इसको आप याद रखना। आर्मरिंग मैंने बताई है आपको, बेंडिंग बताए हैं, सर्विंग भी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, यानी कि पैराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पैराचुंबकीय पदार्थ के बारे में पूछा है, तो जल है। ठीक है, यह पैराचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई पूछी है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जो SI इकाई होती है वह होती है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। यह अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, यह विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह साइन किसका है, यानी कि यह सुरक्षा चिन्ह है का नाम क्या है, यह सुरक्षा चिन्ह है कौन सा है। पहला ही क्वेश्चन आपके PDF का पहला ही क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस किसी के भी गलत नहीं होना चाहिए, सूचनात्मक चिन्ह इसको कहा जाता है। यह क्लास तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि वर्तमान में फर्स्ट ईयर में होंगे, या किसी ऐसे विद्यार्थी जिनके ITI फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक होगी, वह भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग जो होता है ना, जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है।
सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापने के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती हैं? तो मापने के उपकरणों में कौन सी सामग्री ऐसी है जो नियंत्रण स्प्रिंग बनाती हैं? तो वह होती है फ्रांस ब्रॉन्ज। जो स्प्रिंग बनती है ना वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनती है, ये ध्यान रखना। फॉस्फर ब्रॉन्ज यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल्स, यानी कि इस औजार का क्या नाम है? ये औजार आपके सामने क्रिपिंग टूल है, ध्यान पूर्वक इसको देख लेना और इसको माइंड में फिट कर लेना। ये कौन सा टूल्स है? तो ये क्रिपिंग टूल्स है, ये ध्यान रखना, क्रिपिंग टूल्स इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपके सामने, XLPE का पूर्ण रूप क्या है? XLPE का यहाँ पर पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका ध्यान रखना, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? एक शाखा यानी कि देखिए, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? यहाँ पर देखिए, पहले समांतर परिपथ आपको समझना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी है और बैटरी पर आपने क्या किया है, एक बल्ब तो यहाँ पर जोड़ा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पर जोड़ा हुआ है इस तरीके से। तो ये कौन सा क्रम बन जाता है? समांतर यानी कि पैरेलल क्रम बन जाता है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर इनमें से एक जो है ना परिपथ खुल जाए, एक शाखा इनमें से ओपन हो जाए, मान लीजिए ये शाखा ओपन हो गई, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस परिपथ पर? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या एक, जैसे कि आपके घर में 2 या 3 जितने भी बल्ब होते हैं या एक जो बोर्ड होता है उसमें काफ़ी सारे उपकरण लगे होते हैं, जैसे कि पंखा या वहाँ पर बल्ब या ट्यूबलाइट इस तरीके से लगे होते हैं। तो क्या एक स्विच बंद करने से क्या सारा बंद हो जाता है क्या उस बोर्ड से? तो एक स्विच बंद करने से सारा बंद नहीं होता, क्योंकि घर की जो लाइट होती है वो समांतर क्रम में होती है, तो सारा बंद नहीं होता। तो धारा समान बनी रहेगी, तो धारा समान नहीं बही रहेगी। ध्यान रखना, यह जो धारा समान जो बहती है ना, ये किस में बहती है? तो धारा जो बहती है वह श्रेणी क्रम में बहती है, तो यहाँ इसका तो कोई लेना देना नहीं है। पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा तो पूरा परिपथ क्यों बंद हो जाएगा भाई? एक स्विच, एक बल्ब को बंद किया, एक शाखा को बंद किया, तो एक ही बंद होगा ना, दो क्यों बंद होंगे? तो ये तो जलते रहेंगे, ठीक है। तो पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, ये बात भी गलत है। खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा, तो अगर आपने यहाँ से सर्किट ही ओपन कर दिया, खोल दिया उसको, तो उसमें वोल्टेज का तो कोई मतलब है नहीं ना, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, तो उस शाखा जो है वो उसमें धारा नहीं बहेगी, यही अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड? तो ये कौन सी मेथड है? ध्यान रखना, ये जो है ना ये सोल्डरिंग गन है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? सोल्डरिंग गन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती हैं तो कौन सी त्रुटि है? तो ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है। आपके घर में जो मीटर लगे होते हैं, पहले डिस्क होती थी, अब तो डिजिटल मीटर आ गए सारे, लेकिन पहले क्या होता था, मीटर के अंदर एक डिस्क होती थी जो कि सीडी की प्रकार की आती है। सीडी यानी कि कैसेट आती है ना, पहले कैसेट आती थी, सीडी में लगाते थे, जो उस तरीके की डिस्क होती है, वो डिस्क घूमती थी। उसी प्रकार से मीटर क्या करता था, यूनिट निकालता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि बिना लोड पर भी ये क्या होती है, घूम रही है। जितना लोड है उस हिसाब से घूमे तो ठीक है, लेकिन लोड नहीं है फिर भी ये घूम रही है, फिर भी ये यूनिट निकाल रही है, तो इसमें कौन सा दोष है, इसके बारे में पूछा गया है। तो उसको कहेंगे क्रिपिंग त्रुटि। क्या कहेंगे? क्रिपिंग त्रुटि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? इस सचेतक चिन्ह का जो नाम है पैदल क्रॉसिंग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ज़्यादा अपन को बात करनी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, विच इज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस? तो देखिए यहाँ पर, तो अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अणुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पूछा है, ये तो पैरा था, ठीक है। जल तो अभी अपन ने देखा है, पैरा चुंबकीय पदार्थ है। तो वायु जो है ना ये क्या है? अणुचुंबकीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? निरपेक्ष उपकरण के बारे में पूछा है। तो निरपेक्ष उपकरण यानी कि सारे ऑप्शन अपन को पढ़ने अनिवार्य हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन है और पूछ लिया जाए एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है, तो देखिए एमीटर, ऊर्जा मीटर और वोल्ट मीटर, तो ये रीडिंग देते हैं अपन को, ठीक है। नंबर्स
में ये रीडिंग देते हैं, लेकिन स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर ये ओनली धारा की दिशा बताता है। तो दिशा सूचक इस तरीके के हैं, वह निरपेक्ष उपकरण होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो इस तरीके से अपन ने 25 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन हाजिर होंगे और इससे आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए टोटल क्वेश्चन आपके इसमें 50 हैं। अब 50 है तो आप ये मत समझ लेना कि पेपर में 50 क्वेश्चन आए यानी कि 50 क्वेश्चन आए। पेपर में टोटल क्वेश्चन 75 आए हैं, 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नहीं है। 50 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं और 6 क्वेश्चन यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं। तो ये 50 क्वेश्चन अपन इसको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में काउंट करेंगे, ठीक है। और 25 क्वेश्चन जो है ना वो है आपके ईएस सब्जेक्ट से, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चन। तो आज अपन ने 25 क्वेश्चन किए, अगले नेक्स्ट क्लास में अपन 25 क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी कर लेंगे। उसके बाद में फिर एक और वीडियो आएगा, उसमें अपन ईएस के अलग से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लगातार आप चैनल पर बने रहिएगा, काफ़ी सारे मैं आपको पेपर्स करवाऊंगा। 2023 का भी मैंने एक पेपर पहले अपलोड कर दिया है, फिर ये अपलोड कर दिया है 2022 का, फिर 23 के काफ़ी सारे स्टूडेंट यानी कि जितने भी स्टूडेंट ने पेपर दिया था तमाम सभी विद्यार्थियों के अलग अलग पेपर आए थे एग्जाम में, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग पेपर, ठीक है। तो काफ़ी सारे पेपर हो चुके हैं, तो सभी पेपरों को अपन हल करेंगे जिससे आपको काफ़ी सारा फायदा होगा एग्जाम के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहेगा, आपको काफ़ी सारे पेपर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।